किसान परिवार से आता हूँ, तो खेती जी। मेरे लिए नया नहीं था और जब नौकरी की कुछ 10 साल के करीब बैंक में निकाले, तो उसके बाद धीरे-धीरे ये लगना शुरू हुआ कि शायद खेती मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी और वाइफ़ के साथ हम एक ही बैंक में काम कर रहे थे। तो ज़िंदगी वैसे बहुत अच्छी थी, दोनों की नौकरियाँ अच्छी थी, सब कुछ था। सारी तरफ कि किसान या खेती आज बुरे दौर से गुज़र रही है। धीरे-धीरे परेशानियाँ और बढ़ती चली जा रही हैं और इसमें या तो हम पूरी तरह सरकार के ऊपर निर्भर हैं, जो गलत है। जब आप सब कुछ कर लेते हैं, एक तरफ हम हुँ। शहर भागने की बात करते हैं और यदि आप एक किसी शहरी व्यक्ति से बात करें, जो पूरी तरह सक्षम हैं, आप उनसे पूछें कि वो क्या करना चाहेंगे, तो वो गाँव की हमारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो हम इस पूरे जद्दोजहद से क्यों गुज़रना चाहते हैं, हम इतनी परेशानियाँ क्यों झेलना चाहते हैं? हमें हुँ। गाँव में ही मौके तलाशने चाहिए। हम आज गाँव की हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी हवा ज़्यादा स्वच्छ है, हम ज़्यादा अच्छा पानी पीते हैं, हम ज़्यादा अच्छा भोजन करते हैं। तो सिर्फ़ बात ये है कि हम कमाई सिर्फ़ यदि यहाँ पे हमें मिल जाए, तो हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि हम शहरों की तरफ वापस भागें। हम बीज से लेके खाद और उसके बाद वीडीसाइड्स हम हर चीज़ बाज़ार से आज लेते हैं। हमने कभी नहीं मैंने अपने बचपन में कभी भी अपने घर में बीज खरीद कर अपने खेतों में लगाते हुए नहीं देखा, चाहे वो सोयाबीन हो, चना हो, गेहूँ हो, हर चीज़ का अच्छा बीज हम तैयार करके अपने पास रखते थे। जो चेंज हमें यहाँ लाने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमें किसानों को एक साथ एकजुट होके एक समूह में काम करना पड़ेगा। चाहे वो एक इन्फॉर्मल एक वैसा ही एक ग्रुप बन जाए या एक एफपीओ के रूप में हम कंपनी रजिस्टर करें। कैसे हम ग्रुप बनाएँगे उस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, हमें एक साथ आना है। क्यों आना है, उस पे भी डिटेल में बात करते हैं। जैविक खेती हमें सुविधा देती है, एक मौका देती है कि आप अपनी कीमतें खुद तय कर पाएँ। रासायनिक खेती में आप अपनी कीमतें खुद तय नहीं करते, मंडी तय करती है। आप लेके जाते हैं और किस भाव बिकेगा वो मंडी आपको बताती है। रासायनिक में आपको मंडी में ही बेचना पड़ेगा। तो जैविक यदि है, तो आप उपभोक्ता से सीधे जुड़ सकते हैं और आप ये बात मानेंगे कि यदि आप उपभोक्ता को सीधे बेच पाएँ, जिसे आप फार्म टू किचन या फार्म टू फोक बोलते हैं, उसमें कीमतें आप सबसे अच्छी ले सकते हैं। गोबर की खाद या जितनी भी खाद हमारा जो फार्म यार्ड मैन्योर है जो भी हम जैसे आज पराली की समस्या होती है, पराली को हम वापस डिकम्पोज़ करके और अपनी खाद तैयार करें। तीसरा है समूह बना के उस बास्केट को कंप्लीट करें। सो यदि आपने 4 सब्जियाँ लगाई हैं और ऐसे 4-4 सब्जियों वाले 5 लोग मिल जाते हैं, तो 20 सब्जियाँ उनके पास होती हैं और वो 20 सब्जियों का एक अपना स्वयं का एक बाज़ार लगा सकते हैं। और उपभोक्ता उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेंगे यदि 20 सब्जियाँ लेके आप साथ में बैठे तो ज़्यादा उपभोक्ता वहाँ आएगा आपके पास। आप होम डिलीवरी की सर्विस शुरू कर सकते हैं। तीसरा आप उपभोक्ता के जितने चौथा जितना आप उपभोक्ता के पास पहुँच सकें, आपको कीमतें उतनी ही अच्छी मिलेंगी। नमस्कार। पंजाब केसरी ग्रुप पर हम तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप पर आज हमने एक ऐसे शख्स को जोड़ा है जो इस वक्त तो किसान है, लेकिन इससे पहले वो 15 लाख की नौकरी छोड़कर खेती किसानी में आ गए और खेती किसानी में उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने एक सेटल्ड जॉब, एक सेटल्ड बिल्कुल करियर जो है परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, उनकी बीवी भी अच्छी नौकरी कर रही थी। तो क्यों उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा और खेती-बाड़ी में आ गए? खेती में उन्होंने क्या करिश्मा देखा कि इस तरफ मुड़ गए वो? ये तमाम बातें हम करेंगे पंजाब केसरी ग्रुप पर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका प्रतीक शर्मा। थैंक यू सो मच रमेश जी। जी। बहुत धन्यवाद। प्रतीक शर्मा भोपाल में इस वक्त खेती-बाड़ी कर रहे हैं और इन्होंने देश में बहुत जगह घूमा है अपनी बैंक की नौकरी के चक्कर में, चंडीगढ़ भी आए और भोपाल जाकर इन्होंने क्या करिश्मा किया, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए ताकि किसान जो हैं आपसे प्रभावित हों, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानें कि कैसे आपने 15 लाख की नौकरी छोड़ी और खेती-किसानी में चले गए? श्रमित जी, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, तो खेती जी। मेरे लिए नया नहीं था और जब नौकरी की कुछ 10 साल के करीब बैंक में निकाले, तो उसके बाद धीरे-धीरे ये लगना शुरू हुआ कि शायद खेती मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी और वाइफ़ के साथ हम एक ही बैंक में काम कर रहे थे, तो ज़िंदगी वैसे बहुत अच्छी थी, दोनों की नौकरियाँ अच्छी थीं, सब कुछ था। पर एक कहीं न कहीं एक कुछ कमी महसूस होती थी। तो 2015 के आसपास मैंने खेती में वापस आने का शुरू किया। मुख्य कारण खेती में आने का ये था कि मैं ये तो देख रहा हूँ सारी तरफ कि किसान या खेती आज बुरे दौर से गुज़र रही है। धीरे-धीरे परेशानियाँ और बढ़ती चली जा रही हैं और इसमें
या तो हम पूरी तरह सरकार के ऊपर निर्भर हैं, जो गलत है। आप कभी भी अपनी लाइफ में किसी के ऊपर पूरी तरह निर्भर होंगे तो आप बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल सकते। तो ये एक सोच थी, और दूसरा ये भी कि मैं खुद किसान रहा हूँ, बचपन में खेती की हुई है, और आज मार्केटिंग भी अच्छी नौकरी थी, प्रोडक्ट मैनेजर रहा। तो ये लगा कि शायद मैं कुछ एक मॉडल डेवलप कर सकता हूँ या एक शुरुआत अच्छी की जा सकती है। तो इन सब विचारों के साथ 2015 में मैंने नौकरी के साथ साथ खेती की शुरुआत की। और शुरुआत में वो नहीं किया जो आज हम कर रहे हैं। मैंने एक पॉली हाउस, 1 एकड़ में पॉली हाउस डेवलप किया, और उम्मीद ये थी कि हम इसमें जो बगैर सीजन की हैं, ऑफ सीजन की जो सब्जियां हैं वो हम पैदा करेंगे, और इससे अच्छी कमाई होगी, और शायद वो एक अच्छा मॉडल के रूप में डेवलप हो। तो इस सोच के साथ खेती की शुरुआत हुई, पर जैसे ही पहली साइकिल एक कंप्लीट हुई, एक चक्र कंप्लीट हुआ, तब तक जाके बहुत सारे परिवर्तन आए। पर वो शायद हम उनसे बाद में डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत खेती की ऐसे हुई। जी, तो आपने खेती मतलब कुछ प्लान के साथ खेती की तरफ रुख किया और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो किसान भाइयों के लिए ये एक बड़ा संदेश आप दे रहे हैं कि मेन जो है, जो शहरीकरण हो रहा है, शहरों की तरफ हम भाग रहे हैं, शहर छोड़ के आप गाँव की तरफ आते हैं। जी। बिल्कुल, और इसे आप एक दूसरे उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आज आप एक किसी 45-50 वर्ष के किसी प्रोफेशनल से पूछें, जिनकी बहुत अच्छी सैलरी होगी, से 50 लाख रुपए यदि वो साल का कमा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप उनसे जाके पूछें कि आज आप क्या करना चाहेंगे, या आप रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो वो लगभग सभी आपको ये बोलने वाले हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा फार्म हाउस खरीदूंगा, और वहां पे एक मिट्टी का घर बनाऊंगा, बहुत पेड़ों के बीच में, और अपनी सब्जियां खुद उगाऊंगा, गाय पालूंगा, खुद का अनाज उगाऊंगा। ऐसे सब कुछ वो आपको जवाब देने वाले हैं। तो यदि आप देखें तो किसान एक्चुअली यही कर रहा है आज। हम गांव में रहते हैं, हम अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं, अपने फल खुद उगाते हैं। तो जिंदगी जब आप सब कुछ कर लेते हैं, एक तरफ हम शहर भागने की बात करते हैं, और यदि आप एक किसी शहरी व्यक्ति से बात करें जो पूरी तरह सक्षम है, आप उनसे पूछें कि वो क्या करना चाहेंगे, तो वो गांव की हमारी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो हम इस पूरे जद्दोजहद से क्यों गुजरना चाहते हैं, हम इतनी परेशानियां क्यों झेलना चाहते हैं? हमें गांव में ही मौके तलाशने चाहिए। हम आज गांव की हमारी जो जिंदगी है, हमारी हवा ज्यादा स्वच्छ है, हम ज्यादा अच्छा पानी पीते हैं, हम ज्यादा अच्छा भोजन करते हैं। तो सिर्फ बात यह है कि हम कमाई सिर्फ यदि यहाँ पे हमें मिल जाए, तो हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि हम शहरों की तरफ वापस भागे। दूसरा, हमें वो सपने जो एक दिखाए जाते हैं, वो शायद उतने सही नहीं है कि आप शहर जाएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। वैसा नहीं है। आप सारे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मूलभूत सुविधाओं की बात करें, वो गांव में आज उपलब्ध है। हमारे पास बहुत अच्छा 4G कनेक्शन उपलब्ध है। सारे गांव ग्राम सड़क योजना से आज आप किसी भी शहर यदि आप जाना चाहें, तो हम क्यों बात करते थे कि हमें शायद शिक्षा अच्छी बहुत नहीं मिलती थी, या आज हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं होती थी गांव में, वो समस्या भी आज नहीं रही है। तो जी। सिर्फ और सिर्फ बात इतनी है कि यदि हमें अर्निंग, हम कमाई का जरिया गांव में अच्छा मिल जाए, तो हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि हम बाहर जाएं। तो हमें सिर्फ खेती को लाभ का धंधा बनाना है, और शायद हमें शहर छोड़ने की जरूरत ना हो। जी, खेती को लाभ का धंधा बनाना, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है आजकल की, कि खेती किसानी हमारी पीछे छूटती चली जा रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकारों को छोड़कर हमें अपने पैरों पर आना चाहिए। तो फिर अब ये बताइए किसान भाइयों को कि अ, क्या करना चाहिए आज के किसानों को? क्योंकि किसान जो है किसी न किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर रहते हैं। कीटनाशक हो, मतलब कीटनाशक हो, बीज हो, सब कुछ उनको, पेट्रोल, डीज़ल हो, सब तरफ से वो मारे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए आज के किसानों को कि वो भी एक मॉडल एस्टेब्लिश कर सकें, अपने परिवारों को वो गाँव में ही अच्छे तरीके से पाल सकें? जी। एक लाइन में यदि आप मुझे पूछे, इस पे विस्तृत भी मैं अपने विचार रखना चाहूंगा, बट एक लाइन में यदि आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि किसान एक उत्पादक के रूप में जाना जाता है, या उससे उम्मीद एक उत्पादक की होती है। पर यदि आज आप देखें, और आपके जो वाक्य है उसी से मैं कुछ चीजें ले रहा हूं, कि आज किसान एक उपभोक्ता बन के रह गया है। मतलब हम बीज से लेके खाद, और उसके बाद वीबीसाइड्स, हम हर चीज बाजार से आज लेते हैं। हमने कभी नहीं, मैंने अपने बचपन में कभी भी अपने घर में बीज खरीद कर अपने खेतों में लगाते हुए नहीं देखा। चाहे वो सोयाबीन हो, चना हो, गेहूं हो, हर चीज का अच्छा बीज हम तैयार करके अपने पास रखते थे। बट आज फैशन ये है कि हम सब चीज बाहर से लेते हैं।
तो किसान को उत्पादक बन के रहना है, उपभोक्ता नहीं बनना है। और ये बाजारवाद है। आज ये जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, शहर तक, गांव तक हमारी वो सीड कंपनियों की गाड़ियां गांव में आती हैं और बहुत सारे प्रलोभन हमें देती हैं कि ये बीज आप उपयोग करेंगे तो इसके ये फायदे हैं, और हम उसमें उलझ जाते हैं। तो हम वापस उत्पादक बने, शायद उससे हमारी लागत कम होगी और हमारी बाजार पे निर्भरता कम होगी, और शायद हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बढ़ेगा। थोड़े से डिटेल में यदि मैं जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 मुख्य मुद्दे हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये कि खेती को हमें एक व्यापार की कुछ चीजें वहां से लाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने व्यापार का साइड देखा है और खुद एक प्रोडक्ट मैनेजर रहा, जो शायद एक मार्केटिंग का सबसे ऊपर का आप काम बोल सकते हैं, जहां आपको सोचना होता है। तो मैं यदि एक प्रोडक्ट मैनेजर बन के सोचूं कि मुझे खेती में किन चीजों की जरूरत है, तो सबसे पहला ये कि व्यापार के कुछ सिद्धांतों को हमें लाने की जरूरत है। दूसरा बड़ा जो चेंज हमें यहाँ लाने की जरूरत है वो ये है कि हमें किसानों को एक साथ एकजुट होकर एक समूह में काम करना पड़ेगा, चाहे वो एक इनफॉर्मल एक वैसे ही एक ग्रुप बन जाए या एक एफपीओ के रूप में हम कंपनी रजिस्टर करें। कैसे हम ग्रुप बनाएंगे उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, हमें एक साथ आना है। क्यों आना है उस पर भी डिटेल में बात करते हैं। तीसरा जो है, हमें जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, और मैं ये किसी कारण से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक जैविक किसान हूं इसलिए ये बोल रहा हूँ। तो ये 3 मुख्य कारण हैं, और यदि हम इनकी डिटेल में चर्चा करें थोड़े से, तो जैसे हम व्यापार के सिद्धांतों की बात करें तो 2 मुख्य सिद्धांत हैं जो आज खेती में मिसिंग हैं। सबसे पहला है मांग और पूर्ति का तालमेल। तो आज जब आप खेत में कुछ लगा रहे होते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि जब आप इसे बेचने जाएंगे तो इसकी कितनी उपलब्धता उस समय बाजार में होगी। आज यदि एक साइकिल की इंडस्ट्री कोई लगाता है तो उसे पता होता है, वो मार्केट सर्वे करके आते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं कि बाजार में इस चीज की मांग कितनी है, उसी हिसाब से वो उसकी पूर्ति करते हैं। तो उनके साथ ये समस्या नहीं आती कि उनका माल बिके ना या औने पौने दाम पे उन्हें बेचना पड़े। हमारे साथ ही आज होता है, हमें नहीं पता होता कि क्या कितनी जरूरत है, हम टमाटर लेके मंडी में जाते हैं और बहुत सारा टमाटर उस दिन आया हुआ होता है और हम उसे फेंकते हैं। तो पहली समस्या है। दूसरी समस्या है कि हमारे पास मानकों की कमी है। मतलब हम बिजनेस में इसे एसओपीज बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो हम इसे हिंदी में मानक प्रक्रिया बोल सकते हैं कि जब आप खेती कर रहे होते हैं तो हमें कितनी यूरिया आज डालने की जरूरत है, कितना डीएपी डालने की जरूरत है, कितना बीज डालने की जरूरत है, और ये हम कोई भी फॉलो नहीं करता। मतलब यदि आज आप किसी वैज्ञानिक से पूछें कि 1 एकड़ में कितना गेहूं आपको बीज लगाना है, हर जगह आप पढ़ेंगे कि 40 किलो तक होना चाहिए प्रति एकड़। पर ये आज मेरे गांव में 120 किलो तक पहुंच गया है, 3 गुना। और ये पूरी तरह से एक वेस्टेज है, पूरी तरह से वेस्टेज है। हमें सिर्फ ये लगता है कि ज्यादा बीज मतलब ज्यादा पैदावार, ज्यादा यूरिया मतलब ज्यादा पैदावार। ये गलत सिद्धांत है। तो ये एसओपीज की आज कमी है, इसमें हमें वैज्ञानिकों की भी मदद लेनी है, और हमारे किसान खुद बहुत वैज्ञानिक हैं, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं। तो हम यदि हमारे किसान साथियों से ही उन प्रैक्टिसेस को लेकर और एक मानक प्रक्रिया तैयार करें तो हम ये कर सकते हैं। तो 2 चीजें मैंने आपको बोली जो हमें बाजार के सिद्धांत है या बिजनेस के सिद्धांत है। पहला, मांग और पूर्ति का सिद्धांत हम यहाँ लेके आए, डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत यहाँ लेके आए, और दूसरा एसओपीज डेवलप करें, मानक प्रक्रियाएं डेवलप करें। दूसरा, किसान समूहों का निर्माण करने की जरूरत है। क्यों होगा? यदि आप आज 1 किलो कोई चीज खरीदते हैं और यदि हम 100 किसान मिलते हैं और 100 किलो किसी चीज को खरीदते हैं, जब आप बल्क में खरीदेंगे तो आप ये मान लें कम से कम 15 से 20% तक आपकी कीमतें कम हो जाएंगी। अच्छा माल आप लेके आ सकते हैं, 1 किलो है तो शायद आप 5-10 किलोमीटर से ही खरीदेंगे, बट यदि आप 1 क्विंटल खरीद रहे हैं तो शायद आप उसे 100-200 किलोमीटर से अच्छी रिसर्च करके सही चीज आप ला सकते हैं। तो उससे लागत में कमी आएगी यदि आप एक साथ समूह बना के आएंगे। दूसरा, यदि आप ग्रुप में हैं तो आप कस्टमर की बास्केट या जो भी बायर है, आप उसे किसी व्यापारी को बेच रहे हैं, बाजार में बेच रहे हैं, यदि आप जैसे एक बिग बास्केट है या हमारा ही स्टार्टअप है ग्रीन एंड ग्रेन्स है, आप किसी भी ऐसे बल्क बायर को भी जो बहुत बल्क में खरीदता है उनको बेचेंगे, या पूरी एक मतलब बास्केट यदि आपने कंप्लीट की, जब आप 20 आइटम लेके जाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी डील मिलने की संभावना है, कीमतें ज्यादा अच्छी मिलने की संभावना है। तो यदि आप एक ग्रुप बनाते हैं तो उसमें आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा, मैं ये दिल के मेरे बहुत करीब है और इसका मैं वैज्ञानिक तरीके से इस पे कोशिश करूंगा समझाने की, जैविक खेती। जैविक खेती आज एक्चुअली हुआ ये है कि रासायनिक खेती और जो केमिकल हैं उनके दुष्प्रचार से हम कहीं ना कहीं ये मानने लगे हैं कि मिट्टी सिर्फ पौधों को जड़ फैलाने का एक जरिया है।
उसमें सिर्फ उन्हें हमें वहां एक माध्यम देना है, उससे कोई पोषण उनको नहीं मिलता। मिट्टी में खुद की एक कोई पोषण क्षमता नहीं है, ये हम नहीं मानते। क्योंकि यदि हम ये मान रहे होते तो उसमें आज पोषणों की क्या अवस्था है, किस स्टेज पे है, ये हम इसका ध्यान रख रहे होते और उनकी पूर्ति कर रहे होते। आज हमें ये लगता है कि पौधे सिर्फ वहां जड़ फैलाते हैं, पोषण उसे हमें पूरा बाहर से देना है, यूरिया, डीएपी और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें बाहर से देने की जरूरत है। ये एक गलत सिद्धांत है। मिट्टी में जब पंजाब की यदि मैं बात करूं, मैंने एक रिसर्च पढ़ने की कोशिश की थी, तो जब ऑर्गेनिक मैटर, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हुई, शुरुआत हुई, तब ऑर्गेनिक मैटर 0.6 टू 0.7% के आसपास, 0.6 से 0.7% के आसपास हुआ करता था। आज यदि आप वहां देखें तो 0.1 से 0.2 के बीच में है। इस स्तर पर आप इसे पूरी तरह जमीन को बंजर बोल सकते हैं। तो यदि बिना खाद के आप वहां बीज डाल दें तो गेहूं आपका 1 फीट की भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये एक समस्या है और ये इसका हमने ध्यान नहीं दिया। ये ऐसा हुआ कि हमने सिर्फ लगा कि नहीं, सिर्फ बाहर रासायनिक खादों की ही हमें जरूरत है और हमने जमीन की जो उर्वर शक्ति है उस पर हमने काम नहीं किया। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी एक चीज है कि जैविक खेती हमें सुविधा देती है, एक मौका देती है कि आप अपनी कीमतें खुद तय कर पाए। रासायनिक खेती में आप अपनी कीमतें खुद तय नहीं करते, मंडी तय करती है। आप लेके जाते हैं और किस भाव बिकेगा वो मंडी आपको बताती है। जैविक खेती में क्योंकि ये अलग है, आप अपनी कीमतें खुद तय कर सकते हैं। और हमारा भी एक सबसे बड़ा कारण जैविक खेती करने का शुरुआत में यही था कि हम अपनी कीमतें खुद तय कर पाएंगे। जैविक, यदि आपका टमाटर रासायनिक 20 रुपए किलो बिक रहा है और यदि आप 30 बेचना चाहते हैं, 40 बेचना चाहते हैं, मैं कहता हूं 50 भी बेचना चाहते हैं, कितना बिकेगा अलग बात है, बट आप अपनी कीमतें तय कर सकते हैं। उपभोक्ता आपको, आप बता सकते हैं कि ये मेरा जैविक उत्पाद है इसलिए हमारी ये कीमतें हैं। दूसरा बड़ा फायदा है कि आप उपभोक्ता से सीधे जुड़ सकते हैं। रासायनिक में आपको मंडी में ही बेचना पड़ेगा, जैविक यदि है तो आप उपभोक्ता से सीधे जुड़ सकते हैं। और आप ये बात मानेंगे कि यदि आप उपभोक्ता को सीधे बेच पाए, जिसे आप फार्म टू किचन या फार्म टू फोक बोलते हैं, उसमें कीमतें आप सबसे अच्छी ले सकते हैं। तो इन सारे सिद्धांतों को यदि आप मुझसे पूछें तो ये सारी चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि खेती में आज बदलने की जरूरत है। आपने अपने प्रोडक्ट की खुद मार्केटिंग की और मंडी सिस्टम पे आप निर्भर नहीं रहे। आपने अपने तरीके से अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सब्जियों को बेचा। ये आपकी सफलता का राज है जो अभी समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि फसली चक्र जो बातें आपने की, उस हिसाब से तो यही है कि फसली चक्र जो है, मतलब अब गेहूं आ गया, अब धान उगाना है और अब मकई उगानी है, बस इन्हीं सब चीजों पे हम डिपेंडेंट हैं। इसीलिए शायद थोड़ा किसानों की दुर्गति हो रही है। जी, और उसको अगेन मैं अपना वैज्ञानिक तरीके से उसे समझाऊं तो क्या होता है कि हर एक उसका फसल का अपना एक तंत्र होता है और उसे उस साइकिल को कंप्लीट होने की जरूरत है। मतलब पोषक, उसे प्रकृति में ये व्यवस्था होती है कि वो पोषक, दोनों फसलें जो हैं या जो अलग अलग पौधे हैं एक दूसरे की मदद करते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया एक क्रॉप यदि आपने लगाई, एक फसल लगाई है, तो जब वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा वो दूसरी क्रॉप की मदद करेगा। आप जंगल को यदि देखें, जंगल स्वतः सिर्फ इसलिए खड़े हैं, आप बाहर से उन्हें कुछ भी नहीं देते, इसके बाद भी वो अपना खुद का चक्र चला पाते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहां चीजें एक दूसरे की मदद करती हैं। बट जैसे ही वैज्ञानिक खेती, ये जो अभी हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो हमें ये बताया गया कि मोनोक्रॉपिंग की जाए। आज आप पंजाब में देखते होंगे, आप सैकड़ों किलोमीटर चले जाइए, आपको सिर्फ गेहूं दिखने वाला है। जो मेड़ों पे, जो फसल खेतों के किनारे पे जो बड़े पेड़ हुआ करते थे, उन्हें भी हमने खत्म कर दिया। हमें बोला गया कि ये पेड़ जो है वो फसल के ऊपर छाया लेके आएंगे और उससे आपकी फसल को नुकसान होगा। ये बहुत गलत तथ्य है। यदि आप मिश्रित खेती करते हैं, एक खेत में आपने एक दूसरे की मदद करने वाली 2 या 3 क्रॉप लगाई, तो सबसे पहले तो वो पोषण में मदद करती हैं। दूसरा एक बड़ा है कि आप एक साथ अलग अलग एक ही खेत में मल्टीपल क्रॉप, अलग अलग खेती कर सकते हैं, फसलें ले सकते हैं। जैसे यदि आप हल्दी लगाते हैं जो जड़ों में चली जाती है, उसी में यदि आप तुअर लगाते हैं तो वो जड़ से ऊपर, हल्दी से ऊपर निकल के एक फसल देगी। उसी के साथ आप वहां पे थोड़ा सा बड़ा पौधा लगा सकते हैं, जैसे पपीता लगाया या केला आपने लगाया, तो एक ही साथ आप 2 या 3 फसलें ले सकते हैं और उनसे आपको अलग अलग समय पे फसल भी मिलती जाएंगी और वो एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे और शायद एक दूसरे की मदद भी करें। तो फसल चक्रण बहुत ज्यादा जरूरी है, निरंतरता बनाए रखने
के लिए ज़रूरी है और आपकी अर्निंग को, आपकी कमाई को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। आपकी सफलता का क्या राज है? मतलब आपसे किसानों को क्या सीखना चाहिए जो उनको फायदा करे? जी, मैं ये कहूँगा 2-3 स्तर की बात है। सबसे पहले तो आप माँग आधारित खेती करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आप अपनी लागत पे खर्चा करें। मतलब यदि आज आप डेटा देखें तो करीब-करीब ₹10 की चीज़ उगाने के लिए ₹70, ₹80 तक हम 7 या ₹8, 70 से 80% तक हम लागत लगा देते हैं, जो शायद बहुत ज़्यादा है। हमें इसे 20 से ₹30 तक लेके आना होगा और ये तब हो सकता है जब अपने जितने आदान हैं, जितने इनपुट हैं, हम लोकली उसे करें। तो मांग के हिसाब से हम फसलें चयन करें, फिर जो आदान हैं, जो इनपुट्स हैं, हम लोकली उसे करें। वहीं गोबर की खाद या जितनी भी खाद, हमारा जो फार्म यार्ड मैन्योर है, जो भी हम, जैसे आज पराली की समस्या होती है, पराली को हम वापस डिकम्पोज़ करके और अपनी खाद तैयार करें। तीसरा है समूह बना के उस बास्केट को कंप्लीट करें। तो यदि आपने 4 सब्जियाँ लगाई हैं और ऐसे 4-4 सब्जियों वाले 5 लोग मिल जाते हैं, तो 20 सब्जियाँ उनके पास होती हैं और वो 20 सब्जियों का एक अपना स्वयं का एक बाजार लगा सकते हैं और उपभोक्ता उन्हें ज़्यादा सीरियसली लेंगे। यदि 20 सब्जियाँ लेके आप साथ में बैठें, तो ज़्यादा उपभोक्ता वहाँ आएगा आपके पास। आप होम डिलीवरी की सर्विस शुरू कर सकते हैं। तीसरा, आप उपभोक्ता के जितने चौथा, जितना आप उपभोक्ता के पास पहुँच सकें, आपको कीमतें उतनी ही अच्छी मिलेंगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसे मैं कहूँगा कि आप आगे बढ़ें। एक जी। और सलाह है मेरी कि आज जो भी किसान हैं, हम सबके घर में हमारे जो बच्चे हैं, यदि 15 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी बच्चा हमारे घर में है, तो वो हमें, आज तक हम डरते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के नाम से हमें थोड़ा-सा डर लगता है किसान के रूप में, बट ये जो बच्चे हैं, ये हमें बहुत मदद कर सकते हैं। आज इनसे आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करा सकते हैं, व्हाट्सएप पे यदि आप ग्रुप बनाते हैं, तो ये पूरा काम हमारे बच्चे देख सकते हैं और इन्हें अच्छा लगेगा यदि हम इन्हें महत्व देंगे, इनका उपयोग करेंगे। इन्हें भी अच्छा लगेगा, इन्हें बाहर नौकरी ढूँढने जाने की ज़रूरत नहीं होगी और आज हमारा पूरा, जितनी भी चीज़ें हमने बोली हैं, जो हमें थोड़ा-सा एक डर है कि बाहर बाज़ार से हम कैसे जुड़ें, तकनीकी का कैसे पालन करें, उसे इस पे कैसे उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आएँ, तो ये सारा काम हमारी ये जो नई जनरेशन है गाँव में बैठे-बैठे, ये हमारी मदद कर सकती है। तो अभी आपको 15 लाख की नौकरी छोड़ने का कोई मलाल तो नहीं है? किसी भी दिन नहीं रहा सुमित जी, बिल्कुल भी नहीं। कितना आप कमा पा रहे हैं? कितना आप अपने परिवार और अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं? कितना मतलब अर्निंग आपकी किस हिसाब से बढ़ी है ताकि किसानों को थोड़ा लगे कि हाँ भाई ये शख्स जो है 15 लाख की नौकरी छोड़कर घाटे में नहीं है? सुमित जी, मेरे यहाँ की बात मैं कर सकता हूँ, पंजाब का डेटा मेरे पास नहीं है। हमारे यहाँ प्रति एकड़ अनाज में अभी किसान 30 से 40,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की कमाई कर पाते हैं और ये आंकड़ा अभी हमारा करीब 1,25,000 के पास है, जो खेती हम कर रहे हैं उससे। और अभी जो है आगे अगले 1 से 2 साल के अंदर इसे हम करीब 2.5 से 3 लाख रुपए पे ले जाने की पूरी कोशिश है और इसमें हम एक मिश्रित खेती का मॉडल हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मेड़ों पे बड़े फल के जो पौधे हैं वो लगें और हमारे जो खेत खेत के बीच में हैं उसमें मध्यम आकार के फल के पौधे लगें, उसी के बीच में सब्जियां हो रही हों, उसमें भी रूट वेजिटेबल जो है, जड़ वाली जो सब्जियां हैं वो अलग हों। तो ऐसे हम मिश्रित खेती करें, साथ में ही हम गौ पालन या मुर्गी पालन या बकरी पालन, ये भी हम साथ में उसमें जोड़ लें। यदि आप गौ पालन, डेयरी आप अलग बनाते हैं तो उसका खर्चा अलग लगता है, पर यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं और वहीं आप 4 अच्छी प्रजाति की गाय पालते हैं, तो जो निंदाई से चारा निकलता है उसे आप अपनी गायों को खिला सकते हैं और उनका दूध आप उत्पाद बना के, देसी गाय का घी आज आराम से आप 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, लोग तो 2,500 3,000 भी बेचते हैं, पर 1,000 1,200 रुपए में बेचना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, जो बाजार में आज 600 रुपए बिकता है दूसरा घी। तो ये सब आसानी से किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को आप सम्मिलित करें अपने मॉडल में और आप आसानी से 2 से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष, प्रति एकड़ निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे मतलब मंत्र दे दिए हमारे किसान भाइयों को। आपने अपना टारगेट भी बता दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर आपका क्या टारगेट है, जैविक खेती को लेकर क्या टारगेट है, किस तरफ किसानों को बढ़ना चाहिए, मंडी सिस्टम से निकलना चाहिए जी, और किसान को अपना उत्पाद खुद ही बेचना चाहिए ताकि उसको मंडी पे निर्भर ना रहना पड़े। अपना खुद वो, अच्छा आप ये मॉडल बता रहे हैं कि किसान अपना जो उत्पाद है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बेचे, तो फिर उससे जी, दोनों फायदे में रहेंगे, किसान को भी अच्छे रेट मिलेंगे और उपभोक्ता को भी जो है वो सस्ता माल मिलेगा।
जी। उपभोक्ता के तरह यदि आप समझें या उनकी प्राथमिकताओं को समझें, तो जब वो आज सब्जी लेने जाते हैं या कोई भी चीज़ बाहर से लाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये किस किसान से आई हुई है या उसमें क्या डला हुआ है, कौन सी खाद डली, कौन सा बीज उपयोग हुआ, ये आज नहीं पता होता। पर यदि वो किसान से सीधा खरीदते हैं, तो हम इसे बिजनेस की भाषा में ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। मतलब आपको पता है कि इसके साथ क्या हुआ है अभी तक। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी रैम है, कितनी रोम है, कितनी बैटरी है, सब कुछ आपको पता होता है। बट जब आप सब्जी खरीदते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। पर यदि आप किसान से सीधा जुड़ते हैं, तो उपभोक्ताओं का सीधा ये फायदा है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा शमित जी, माफी चाहता हूं, उससे पहले नहीं बोल पाया। हमें वैल्यू एडिशन जो है, मूल्य संवर्धन, उस पे भी काम करने की जरूरत है। तो यदि आपने चना उगाया है, तो आप चना की दाल खुद बनाएं, बेसन खुद बनाएं। यदि आप उसका सत्तू तैयार कर सकते हैं, वो करें। एक मल्टीग्रेन आटा होता है जिसमें आप 3-4 अलग अलग धान्यों अनाजों को मिला के आप एक मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं। यदि आप उपभोक्ताओं के बहुत करीब हैं और आज अंकुरित भी यदि आप बेच सकते हैं, मूंग और चने को और मूंगफली को मिला के, तो इन सारी चीजों से आप देखेंगे कि एक तो आपकी वैरायटी बहुत हो गई। तो चने को आप सिर्फ चने के रूप में नहीं बेच रहे हैं, शायद आप 5 अलग अलग उत्पादों के रूप में बेच पाए। तो जहां पहले कोई 1 किलो चना खरीदता था, शायद आप उस चने को, यदि इतनी चीजें आपने की हैं, तो एक साथ आप 3 किलो चना बेच पा रहे हैं और ज्यादा अच्छी कीमतें आप उस पर लेके आ पाएंगे। तो आप जितनी चीजें मैंने आपको बोली हैं, यदि आप एक साथ ही ग्रुप बनाते हैं और उपभोक्ताओं तक सीधे पहुंचते हैं, तो आपकी जो संभावनाएं हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। ये बहुत आप मुद्दे की बात बता रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने 15 लाख की नौकरी छोड़ दी खेती किसानी के लिए और एक अपना सक्सेस मॉडल, सफलता का मॉडल आपने यहाँ पर बनाया है। आपने अपने साथ कितने किसानों की जिंदगी बदली है, कितने लोगों की जिंदगी बदली है? किसान तो हमारे साथ करीब 130 किसान हैं हम लोग। और यदि आप प्रति एकड़ 2 लोग भी जोड़ें तो करीब करीब मतलब दो प्रति एक किसान हमारे करीब 2 से ढाई एकड़ के आसपास है, क्योंकि हम मुख्यतः सब्जियां करते हैं। और प्रति एकड़ 2 लोग भी यदि जोड़ते हैं तो करीब करीब 550 लोग वहां जुड़ जाते हैं। तो करीब किसानों की तरफ करीब 650 से 700 लोग हैं जिनके साथ हम मिलके काम करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ महिलाओं के समूह भी हैं जो हमारे लिए दाल निकालने का काम या पापड़ बनाने का काम करते हैं। और हम शमी जी, बहुत शुरुआत में हम ऐसा नहीं कर पाते थे, पर जब हम दाल बनाते हैं और उसकी चूरी बचती है, या चावल जब हम निकालते हैं और वो छोटा जो कुटकी, जो कनकी जो हम बोलते हैं, जो पतला एक छोटा चावल बच जाता है, तो उसका आटा बना के हम उसे पापड़ के रूप में उपयोग कर लेते हैं। या हम जब आलू लेते हैं और उसमें बड़े आलू जो बचे हैं उनके हम चिप्स निकाल लेते हैं, वेफर्स निकाल लेते हैं। जो हमारा टमाटर बच जाता है उसे हम सुखा के और सन ड्राइड टोमेटो जो है उसके रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो ऐसी हम बहुत सारी संभावनाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। और आज करीब 700 लोग हैं खेती में जो हमारे साथ जुड़ के अलग अलग स्तर पे जुड़ के और काम कर रहे हैं। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। बिल्कुल। और ऐसी जी बहुत सारी चीजें हैं, यदि आप पूछेंगे तो मेरे पास एक बहुत लंबी फहरिस्त है इन सारे उत्पादों की, जिसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। जी, तो थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा किसानों को इन शॉर्ट थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा ब्रीफ दे दीजिए ताकि किसानों को मदद जी मिले। जी। चने के लिए तो मैंने आपको बताया। वैसे ही चावल के लिए, जो पूरा चावल दाना है उसे आप चावल के रूप में बेचें। जो छोटा एक कनकी बचती है उसे आप उसका आटा बना के आटे के रूप में बेच सकते हैं, लोगों को उसको जरूरत होती है। दूसरा, उसका आप पापड़ बना सकते हैं। यदि आप सब्जियों में हैं तो कुछ सब्जियों को आप सुखा सकते हैं, कुछ सब्जियों के आप जूसेस बना सकते हैं, आपका एक जूस कॉर्नर एक छोटा हो सकता है। कुछ सब्जियों के आप चिप्स बना सकते हैं। इसके बाद यदि आप इसमें आते हैं, गेहूं में आते हैं, तो गेहूं का आप दलिया बेचें। गेहूं का आप आटा भी बेचें, लोगों को सीधा गेहूं चाहिए है, मल्टीग्रेन आटा है वो आप बेच सकते हैं। तो ऐसी हर प्रोडक्ट की, हर एक उत्पाद की एक लंबी संभावना है। आप देखिए कि उसे किस किस रूप में बेचा जा सकता है। एक संभावना देखिए कि जो हम थोड़ा हेल्थी खाने के लिए शहरों में मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं, उसकी कीमत कितनी ज्यादा होती है, और अगर हमें डायरेक्ट वो किसानों से मिलेगा तो फिर क्या बात बनेगी, दोनों तरफ फायदा। बिल्कुल, सब्जियों को आप अचार के रूप में बदल सकते हैं। हमारी जब अभी ठंड आने वाली है और बहुत सारी मूली गाजर आप पैदा करेंगे,
इसी समय नींबू भी बहुत रहेगा, तो अभी जैसे नींबू है तो हम उसका रस निकाल के रख ले रहे हैं, और जैसे ही ये मूली, गाजर या गोभी आती है, हम इसका एक इंस्टेंट अचार बनता है, त्वरित अचार बनता है, जिसे आप तुरंत कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक बिना तेल का एक अचार हम लोग बनाते हैं, तुरंत उसे काटा, नींबू के रस में डाला, कुछ हल्की सी मतलब बहुत बहुत सिंपल सी उसकी एक तैयारी होती है, और हमारे उपभोक्ता उसे बहुत पसंद करते हैं। तो हमारा कुछ भी चीज जाया नहीं जाता, वेस्ट हम नहीं करते हैं, उसे किसी ना किसी रूप में बदल के और हम उसे लेके आ जाते हैं उपभोक्ताओं के बीच में। जी, कोरोना ने आपके ऊपर क्या प्रभाव डाला? हमारे ऊपर बहुत इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हमने थोड़ा सा सोचा, उपभोक्ताओं से बात की, हमें लगा उपभोक्ताओं की 3 प्राथमिकताएं थी इस समय। सबसे पहला था कि उन्हें घर पे चाहिए था, उन्हें बाहर नहीं निकलना था, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी। तो इसे हमारे तरफ आप आके बात करें तो इसे आप होम डिलीवरी बोल सकते हैं। तो होम डिलीवरी की सुविधा थी जो हम दे रहे थे पहले भी, तो उसके कारण हम काफ़ी हमें हमारी तरफ मांग थी। दूसरा था कि लोगों को ये पता करना था कि आप ये कहाँ से लेके आ रहे हैं। मतलब बीच में आपने शायद वीडियोस देखे होंगे जहां लोगों ने मंडी में बहुत सारी कुछ प्रैक्टिसेस थी, मेल प्रैक्टिसेस थी, तो लोगों को ये था कि नहीं, कम से कम हाथों से निकल के हमारे उत्पाद हम तक पहुंचे। और क्योंकि हम सीधे किसानों से ले रहे थे तो हमारे लिए काफी आसान था ये करना, तो वो हम कर रहे थे। तीसरा, सभी डॉक्टर बोल रहे थे कि आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, इम्यूनिटी के लिए ताजे फल और सब्जियां खाएं, जैविक खाएं, और हमारे पास जैविक उपलब्ध था। तो चाहे आप जैविक की बात करें या एक ट्रेसेबिलिटी की बात करें कि सीधा खेत से उपभोक्ता तक पहुंचने की बात करें, और तीसरा आप होम डिलीवरी सर्विसेज की बात करें, तो ये सब कुछ हमारे पास था, और इसीलिए हमारे पास काफी नए कस्टमर्स जुड़े। हम हमारा काम कई गुना बढ़ा इस दौरान, और अभी भी वो प्रक्रिया जारी है, और लोगों को सब कुछ पसंद आया, और सब कुछ ठीक चला तो हम कुछ नए शहरों में भी बहुत जल्दी होंगे। हम 31 मार्च, अगले 6 महीनों में हम 5 शहरों में ग्रीन इन ग्रीन्स को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे कैसा होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये अमूल्य थॉट्स, एक विचारों का एक बहुत बड़ा पुलिंदा आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि किसान भाइयों को, या फिर जो भी सोच रहे हैं कि उनको लाखों की नौकरी छोड़कर खेती किसानी में जाना है, उनको बहुत बड़ा इससे जो है मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद श्रमित जी। मेरी आवाज़ को किसान साथियों तक पहुंचाने के लिए पंजाब केसरी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा नेक काम कर रहे हैं जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।